हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम है समता शुक्ला और क्लास 11th का आपका चैप्टर स्टार्ट किया है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। यानी आपको कोशिका की संरचना और कोशिका के प्रकार के बारे में जानना है। सेल जो आपके लिए बहुत जाना पहचाना नाम है, कोशिका जो बहुत जाना पहचाना नाम है, आपका क्लास 8th में भी ये चैप्टर था, 9th में भी ये था। तो यानी कि कोशिका के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। तो आश्चर्य की बात कि क्लास 11th में फिर से ये कोशिका का चैप्टर क्यों आया। क्लास 11th में फिर से इस कोशिका का चैप्टर इसलिए आया क्योंकि आपने 8th और 9th में जो कंटेंट पढ़ा हुआ है वो उतना सफिशिएंट नहीं था कि आप नीट क्लियर कर सके। आप सभी बच्चों ने जिन्होंने भी बायो लिया है, बायो एज अ सब्जेक्ट आपने चूज किया है 11th क्लास में, उन सभी बच्चों को कहीं ना कहीं डॉक्टर बनना है या मेडिकल किसी फील्ड में जाना है। तो इसलिए सेल में ये वाला जो चैप्टर है इसमें थोड़ा सा डीप बताया गया है। जैसे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उन सेल ऑर्गेनेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। दैट्स ऑल। और सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन इसलिए आपका क्लास 11th में रखा गया है। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन। बच्चों, क्या होती है सेल? सेल क्या होती है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। सेल क्या होती है? कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। आप छोटे क्लास से ही ये बात बार बार अपने टीचर के मुंह से सुनते आए होंगे, समझते आए होंगे कि सेल जो है ये एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी लाइफ तब तक नहीं संभव है जब तक कोशिका मौजूद नहीं है। तो आप स्क्रीन पे जो पीछे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कोशिकाएं जो होती हैं उनकी भी संरचना कुछ बिल्कुल इसी तरह की होती है। कोशिकाएं हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में होती हैं, यानी छोटे छोटे इसमें आपको यहाँ पे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे क्लियर आपको ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं और ये कंपार्टमेंट्स जो हैं ये एक दूसरे से अटैच्ड हैं और बीच में थोड़ा गैप भी है। तो ये जो सेल्स होती हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। कोशिका जीवन की बेसिक यूनिट है। जैसे पिज्जा बेस के बिना पिज्जा नहीं बन सकता है बच्चों, उसी तरह से कोशिकाओं के बिना जीवन भी नहीं चल सकता है ना। तो कोशिका आपकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज अ सेल? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ सेल? अब सेल के बारे में सभी बच्चे जानते हैं कि एक्चुअल में ये सेल क्या होती है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी आपको दोबारा से जानना है कि व्हाट इज अ सेल। सेल क्या होती है? कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ती है एक कोशिका। एक कोशिका जो है कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ती है। अब स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं। ये थोड़ा दूसरे प्रकार की है और ये दूसरे प्रकार की है। तो ये वाली जो है वो थोड़ी सी कम डेवलप्ड है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है और ये वाली जो है ये यूकैरियोटिक है। ये यूकैरियोटिक है। तो व्हाट इज अ सेल? Unicellular organisms are capable of independent existence. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो स्वतंत्र अपना अस्तित्व चला सकते हैं, है ना। परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं और अपनी सभी जीवन से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं जो है वो अकेले ही परफॉर्म कर सकते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, यानी कि कुछ भी एक कोशिका से कम कोई भी संरचना है तो उस पर जो है जीवन संभव नहीं है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल
डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, यानी कि स्वतंत्र रूप से किसी जीव के होने के लिए एक कोशिका का होना अनिवार्य है। एक कोशिका से कम, यानी अगर हम बात करें सेल के अंदर होती हैं सेल ऑर्गेनेल्स, तो एक किसी सेल ऑर्गेनेल अगर है और सेल पूरा का पूरा सेल कंप्लीट मौजूद नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। तो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए क्या कहते हैं, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसलिए कहते हैं सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो हमने ये वाला डायग्राम देखा था, ये देख रहे हैं, ये भी कोशिका की खोज थी। तो इस प्रकार की कोशिका की खोज किसने की थी, मैं बहुत ज्यादा ब्रीफ में नहीं बताऊंगी, लेकिन इस प्रकार की कोशिका की खोज की थी बच्चों रॉबर्ट ब्राउन ने। इस प्रकार की कोशिका की खोज किसने की थी, सर रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने की थी, है ना। ये वाली कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक पेड़ की छाल से मिलने वाली कॉर्क की पतली स्लाइस को अपने ही बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब अंडर माइक्रोस्कोप उन्होंने रख करके देखा तो कॉर्क की पतली स्लाइस में उनको ऐसे मधुमक्खी के छत्तों के जैसी छत संरचना दिखाई पड़ी, स्मॉल कंपार्टमेंट्स दिखाई पड़े जो साइज में एक जैसे थे और एक दूसरे से अलग अलग भी थे। ऐसे छोटे छोटे कमरे को उन्होंने नाम दिया सेल। सेल शब्द जो है वो एक लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ शब्द है, जिसको हम इंग्लिश में स्मॉल कंपार्टमेंट या एक छोटा कमरा कह सकते हैं। और इसीलिए सेल का जो खोज का श्रेय है वो जाता है रॉबर्ट हुक को। लेकिन रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, एक डेड सेल की, एक मृत कोशिका की खोज की थी, है ना। तो ये आपका डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे पहला पॉइंट जो है आपका, वो आपका मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। अब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो कोशिका की खोज सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि कोशिका, एक जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो उस समय पे आप रॉबर्ट हुक नहीं लिखेंगे। तो सेल क्या है आप सभी को पता है, सेल कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उनकी होती है और परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। एक सेल से कम कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें एक जीवन बन सके, यानी एक जीवन के बनने के लिए कोशिका का मौजूद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज बच्चों की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कौन थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये जो वैज्ञानिक थे, ये सब आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे। पॉइंट नंबर 1 में आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे रॉबर्ट हुक के बारे में कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, किस तरीके से की थी, वो आप 8th क्लास से ही कहानी पढ़ते आ रहे हैं। और फिर से इस क्लास में हम उसी कहानी को दोहराएंगे कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी एक कॉर्क की पतली स्लाइस को अपने ही बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। जब उन्होंने देखा तो उन्हें छोटे छोटे कमरों के जैसी संरचना दिखाई पड़ी, जिसे उन्होंने सेल नाम दिया और जिसे हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। उसके बाद वो एक मृत कोशिका की खोज थी। तो जीवित कोशिका की खोज किन्होंने की, जीवित कोशिका की खोज करी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे उन्होंने इस जीवित कोशिका की खोज करी थी। वो वैज्ञानिक कुछ इस तरीके के दिखाई पड़ते थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कभी कभी क्या होता है कि डायग्राम से भी आपको पहचानना होता है कि कौन से वैज्ञानिक हैं। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो आपका कोशिका की खोज की थी, तो उस कोशिका का इतिहास
कैसे हम जानेंगे उस कोशिका का इतिहास? हम ऐसे समझेंगे कि इन्होंने एक जीवित कोशिका की खोज करी थी और वो जीवित कोशिका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या करा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने तालाब के पानी में, इसका इतिहास क्या है कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने तालाब के पानी में एक जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज की थी। तो कोशिका की खोज किसने की? उसमें हम रॉबर्ट हुक लिखेंगे, और एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? उसमें हम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम लिखेंगे। उसके बाद क्या हुआ? रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस की या केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज की। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। रॉबर्ट ब्राउन जब तक आए तब तक केंद्रक की खोज हो चुकी थी, मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की या केंद्रक की खोज करी थी, और तब तक माइक्रोस्कोप जो है वो साधारण से काफी एडवांस हो चुका था और इसमें स्ट्रक्चरल डिटेल्स जो सेल की थी वो क्लियर समझ में आने लगी थी। इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप जो है वो अच्छे से हो चुका था, तब तक बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप आ गए थे। और उसके बाद सबसे आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, जिसमें छोटी से छोटी जानकारी भी सेल के अंदर की कोशिका, कोशिका के अंदर की कोशिकांग और कोशिकांगों के अंदर का भी स्ट्रक्चर बाद में देखा गया। रॉबर्ट ब्राउन कुछ इस तरीके के ये वैज्ञानिक दिखाई पड़ते थे। रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। तो हम आगे बढ़ेंगे और कोशिका की खोज के बाद बच्चों आया कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या कहती है, कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, उसके बारे में आपको जानना है। कोशिका सिद्धांत, ये कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो कोशिका सिद्धांत क्या है, क्या कहता है, कौन से वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया, उसके बारे में हम बात करेंगे। In 1838, Matthias Schleiden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. यानी कि सन 1838 में एक वैज्ञानिक जिनका क्या नाम था, एक वैज्ञानिक जिनका नाम था मैथियास श्लाइडेन। ये शब्द बिल्कुल ध्यान से याद करेंगे, मैथियास श्लाइडेन। मैथियास श्लाइडेन को एक ट्रिक के तहत इनका नाम याद रखेंगे, मेथी और मतलब मैथियास श्लाइडेन। तो मैथियास श्लाइडेन जो थे वो क्या थे, जर्मन बोटेनिस्ट थे, यानी जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी के वनस्पति शास्त्री थे। और उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स पे, क्योंकि वो वनस्पति शास्त्री थे, उनका नाम मेथी से शुरू होता था, तो वो वनस्पति शास्त्री थे और उन्होंने प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे। क्लियर है, ये मेथी वाला साग आप नहीं भूलेंगे तो आप मैथियास श्लाइडेन का नाम भी नहीं भूलेंगे। तो मैथियास श्लाइडेन जर्मन बोटेनिस्ट थे, उन्होंने एग्जामिन किया था लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स पे और ऑब्जर्व किया दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ, अब ये थे सेल थ्योरी, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। सभी प्रकार के पौधे अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए हैं और वो अलग अलग कोशिकाओं से मिल करके टिश्यूज बने हुए हैं प्लांट्स के। ये किसने बताया, ये बताया हमें मैथियास श्लाइडेन ने। लेटर क्या हुआ, उसी समय पे जब मैथियास श्लाइडेन 1838 में पौधों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसी समय पे थियोडोर श्वान नाम के वैज्ञानिक आए। थियोडोर श्वान, अब इसको भी, इस वैज्ञानिक का नाम भी कैसे याद करेंगे, श्वान आ रहा है इस वैज्ञानिक के नाम में, इसका मतलब हंस, तो श्वान के नाम से याद करेंगे। श्वान एक एनिमल है
एक जानवर है, इसलिए ये किस पर बात कर रहे थे, ये एक जूलॉजिस्ट थे, यानी ये जंतुओं पर स्टडी कर रहे थे, है ना। ये एक जंतु वैज्ञानिक थे, तो ये जंतुओं पर स्टडी कर रहे थे और कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और ब्रिटेन के रहने वाले थे। तो उन्होंने क्या स्टडी करी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स आर रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने क्या स्टडी करी, उन्होंने स्टडी करी कि अलग अलग प्रकार के different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane। उन्होंने बोला कि अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं और सेल्स पर एक पतली बाहरी परत होती है, एक पतली सी बाहरी आवरण होता है जिसे आज के समय में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। जिसे आज के समय में किसके नाम से जाना जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने और क्या कंक्लूड किया, ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज, अपनी स्टडीज के आधार पे क्या कंक्लूड किया कि प्लांट टिश्यूज दैट प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। उन्होंने और एक क्या चीज देखी, उन्होंने देखा कि जो प्लांट टिश्यूज हैं, जो पौधों में पाए जाने वाले ऊतक हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है, यानी कि प्लांट सेल में ही वो पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। बाद में क्या हुआ, अब ये इतिहास को आप कहानी की तरह याद कर लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells। अब ये लाइन श्वान ने दी। श्वान ने क्या प्रपोज किया, श्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी पौधों की और जंतुओं का शरीर आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, यानी कि वो कोशिकाओं से ही मिलकर के बना हुआ है और कोशिकाओं का ही उत्पाद है। अब इसमें आपको पहला वैज्ञानिक मैथियास स्लाइडेन का नाम याद होना चाहिए। 1838 में जर्मन बोटेनिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने ये बोला कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। दूसरे वैज्ञानिक आए थियोडोर श्वान, जिन्होंने 1839 में, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्टडी करी कि अलग अलग प्रकार के जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनपे एक बाहर पतली सी आउटर लेयर होती है जिसे हम आज के समय में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उन्होंने केवल ये बताया था कि एक पतली बाहरी आवरण होता है, लेकिन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है, ये श्वान ने नहीं बताया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एक प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर है, ये भी बताया था थियोडोर श्वान ने। अब ये सारे पॉइंट्स बच्चों आप सभी को नोट करने हैं, तो प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वान ने क्या प्रपोज किया, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि जंतुओं का शरीर और पौधों का शरीर किससे बना हुआ होता है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ तो होता है, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, और कोशिकाओं का ही प्रोडक्ट होता है। स्लाइडेन एंड श्वान। अब जो सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत दिए जाने का श्रेय जाता है वो इन दोनों ही वैज्ञानिकों को जाता है। स्लाइडेन और श्वान, इन दोनों ने मिलकर के ये कहा, इन दोनों ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत दिया और उसके बाद ये थ्योरी जो है कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया, लेकिन इस कोशिका सिद्धांत में ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं। Cell theory did not explain as to how new cells were formed। वो ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं। उसके बाद बच्चों हम सेल के बारे में जानेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे कि सेल एक्चुअल में, सेल हम किसको कहते हैं, क्या चीज होती है। आप सभी को पता है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो प्याज की कोशिकाएं होती हैं, अनियन सेल होती है, प्याज की झिल्ली में जो कोशिकाएं होती हैं वो एक टिपिकल प्लांट सेल होती है, हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि
प्याज की झिल्ली में जो कोशिकाएं होती हैं उसमें बाहर की तरफ एक सेल वॉल पाई जाती है और अंदर की तरफ उसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक, मनुष्यों के गाल में जो कोशिका, गाल की बाहरी परत में जो कोशिकाएं होती हैं उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus। तो उन्होंने क्या देखा, मनुष्यों के जो चीक सेल्स थी उसमें उन्होंने देखा कि आउटर मेम्ब्रेन एक ही थी, यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी, और जो सेल के बाहर एक डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर था जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, और हर एक कोशिका के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये जब मनुष्यों की चीक सेल्स पे एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये चीज दिखाई पड़ी, और जब प्याज की झिल्ली में एक्सपेरिमेंट हुआ तो दिखाई पड़ा कि उसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है, दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटीरियल। अब ये जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है क्या? क्रोमोसोम्स। जो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र। और ये जो गुणसूत्र होते हैं ये अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जो क्या करते हैं बच्चों? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सूचनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। और उस जेनेटिक मटेरियल को हम डीएनए या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। और इस डीएनए के बारे में क्लास 12th में पूरा का पूरा चैप्टर है। डीएनए कैसे बनता है, वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन सब चीजों के बारे में आपको बहुत ब्रीफ में बताया जाएगा। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। अब कोशिकाएं जो हैं, जब रिसर्चेस हो रहे थे तब ये पता चला कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो ऐसी होती हैं जिनमें जो न्यूक्लियस होता है वो एक बहुत ही बढ़िया मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, कवर्ड होता है। और कुछ कोशिकाएं ऐसी भी देखी गई जिनमें सेल्स जो थी, कुछ सेल्स ऐसी भी देखी गई जिनमें जो न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर था वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था। तो जिन कोशिकाओं में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता था उन्हें हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, और जिन कोशिकाओं में उस मेम्ब्रेन का अभाव था, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। यानी कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। एक प्रोकैरियोटिक होती है और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। और दोनों में क्या मेन अंतर है? प्रोकैरियोन और यूकैरियोन। तो प्रोकैरियोन का मतलब है आद्य प्रकार का उसमें केंद्रक पाया जाता है, और यूकैरियोटिक का मतलब है कि उसमें विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद बच्चों आप लोगों को, आपने ओवरव्यू कर लिया सेल का, तो अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इन दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। उसमें क्या होता है? दोनों के अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स यानी कि अर्ध तरल पदार्थ मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, या उसको हम कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। तो साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। जो सेल का वॉल्यूम है वो कौन ऑक्यूपाई करके रखता है? साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई करके रखता है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। यानी कि कोशिका के अंदर होने वाली बहुत सारी प्रक्रियाएं जो हैं उसका मेन पार्ट जो है वो साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ही बहुत सारी कोशिकाओं के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। और अलग अलग केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो लिविंग स्टेट में इस कोशिका को रखते हैं, है ना। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कॉमन क्या है? कि दोनों में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अनकॉमन क्या है? कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, और
जो आपकी प्रोकैरियोटिक होती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, उसकी जगह पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। Besides the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures called organelles like the endoplasmic reticulum, ER, the Golgi complex या Golgi body जिसे हम कहते हैं, lysosomes मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। केंद्रक के अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्जी बॉडीज पाए जाते हैं, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स इत्यादि पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स lack such membrane bound organelles. Ribosomes are non-membrane bound organelles found in all cells. प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या चीज होती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में इस तरीके के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम्स जो है वो उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, वो सभी प्रकार की सेल्स में पाए जाते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या कॉमन हो गया? एक तो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, दूसरा राइबोसोम्स पाए जाते हैं। दोनों में, प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles। यानी कि कोशिका के अंदर राइबोसोम्स केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाए जाते, बल्कि वो दो और कोशिकांगों के अंदर भी पाए जाते हैं। यानी कि उनका अपना पर्सनल राइबोसोम होता है। किसमें पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाए जाते हैं। तो ये जो है, ये आपको जब हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे इन सबके, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं। एनिमल सेल्स कंटेन another non-membrane bound organelle called centrosomes। जब हम जंतु कोशिका की बात करते हैं तो जंतु कोशिका में एक और बिना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, यानी एक और ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। जो किसमें हेल्प करता है? जो कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। तो आपका ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है, इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन है। कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र के बारे में आपको बताया जाएगा। तब आप इस ऑर्गेनेल का जो कार्य है वो बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि सेंट्रोसोम का एक्चुअल में सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में क्या योगदान होता है, कैसे सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन होते समय हेल्प करता है। बच्चों, कुछ इस तरीके की आप सेल्स देख पा रहे हैं जिसमें अलग अलग तरीके की सेल्स हैं। अब आपको इतनी सारी तरीके की सेल्स जब आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रुधिर कोशिकाएं। ये जो लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं ये हमारी ब्लड में पाई जाने वाली आरबीसीज हैं। ये जो लाल रुधिर कोशिकाएं हैं ये हमारे ब्लड में पाई जाने वाली रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज हैं। और ये कैसी होती हैं? अब आप देख पा रहे हैं कि इनका सबका शेप भी डिफरेंट है, साइज भी डिफरेंट है, यानी आकार में भी अलग है और संरचना में भी अलग है। तो आकार में भी अलग है, संरचना में भी अलग है। इसका मतलब यह है कि कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, सबके आकार और संरचना उनके द्वारा होने वाले कार्यों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जैसे आरबीसीज होती हैं, ये चपटी होती है बीच में और बाहर थोड़ा मोटी होती है, कुछ इस तरीके की। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं इनका कोई नियमित आकार नहीं होता, ये अमीबॉइड होती हैं, यानी अमीबा के जैसी होती हैं, जो अपना आकार जरूरत के अनुसार बदलती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपकी स्किन में पाया जाता है, कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं। ये हमारी तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हैं, नर्व सेल है, ब्रांच जो होती है और लॉन्ग होती है। तो हम ये कह सकते हैं सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो है वो
नर्व सेल होती है। ये आपकी ट्रैकीड्स हैं जो प्लांट में पाई जाती है, और ये मीजोफिल्स सेल्स हैं जो राउंड होती हैं और कहीं कहीं ओवल होती है शेप में। तो बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल की डिस्कवरी कौन से वैज्ञानिक ने की थी, किस तरीके से की थी वो जाना। आपने जीवित कोशिका की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी वो जाना। आपने मृत कोशिका की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी वो जाना। और आपने सेल्स के बारे में जाना। आगे के और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आगे के सेशंस में क्लियर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।